हेलो एवरीवन, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो किसानों ने किस प्रकार से जमीन को कुपोषित कर दिया है, हम इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। किसानों ने ही क्यों मृदा को कुपोषित किया है, किसान इसके लिए कैसे जिम्मेदार है, और अगर समय रहते हमने विभिन्न कदम नहीं उठाए तो हमारी जमीन है वो बंजर बन जाएगी और हमारी जमीन के अंदर कार्बनिक पदार्थ है वो बहुत ही कम हो चुका है। अपने भारतीय मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है वो ऑलरेडी पहले से ही औसतन कम पाया जाता है। अब इसमें और कमी आ गई है क्योंकि देखो जो ऑस्ट्रेलिया की मृदा है वहां पर 0.75% से अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है और भारतीय मृदा के अंदर 0.5% से कम पाया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ कम होगा तो पौधों को नाइट्रोजन है वो नहीं मिल पाएगी, पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो पौधे बढ़वार नहीं कर पाएंगे। हम जब खेत में पौधों के अंदर यूरिया डालते हैं तो पौधे अचानक से वृद्धि करते हैं और ये ज्यादा यूरिया का प्रयोग, ज्यादा डीएपी का प्रयोग, ज्यादा पोटास का प्रयोग हमारी जमीन को इम्बेलेंस, जो और न्यूट्रिएंट है उनको क्या कर रहा है, वो इम्बेलेंस कर रहा है। तो जब अपने खेत के अंदर खाद डालते हैं वही होता है कार्बनिक पदार्थ, वो कार्बनिक पदार्थ कम हो गया है, पोषक तत्व है वो भी कम हो गए हैं, फर्टिलाइजरों की यूज एफिशिएंसी है वो कम होने के कारण प्रदूषण है वो बढ़ गया है। हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये बात है वो आपके क्लियर हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस है वो यहाँ से आप अच्छे प्राप्त कर सकते हैं, साथ में ही आप अपने नॉलेज को गेन है वो कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर देखा जाए तो सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंडिया के अंदर वो किस प्रकार से अपने अलग अलग और किस प्रकार से वो अपने मृदा को प्रभावित करती है हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम इंडिया की एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के अंदर देखा जाए तो हम 1960 में हमारे मुंह जो थे वो खुले थे, हमारे पेट जो थे वो खाली थे। हमने कहा कि विदेशों को कि भी हम भूख से मर रहे हैं, हमारे पास अनाज भेजो। फिर हमने 1960 के अंदर, इसलिए हमारा देश था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो इस नाम से फेमस थी। किस नाम से फेमस थी कि हमारे देश के अंदर शिप टू माउथ की कंडीशन थी। कैसे? शिप टू माउथ की कंडीशन थी। और हमने फिर किस प्रोग्राम को लाइक किया? यूएसपीएल 480, इस प्रोग्राम को हमने लाइक किया। यूएस ने प्रोग्राम जो चलाया इसके अंदर भर भर के अनाज है वो विदेशों से, जहाजों से अपने भारत के अंदर आया और जनता को भूखमरी से कुछ हद तक राहत मिली। पर फिर हम भारतीयों ने सोचा कि हम भूख नहीं मरना चाहते हैं, विदेशों पर भी डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, तो हमने हरित क्रांति जैसी एक बहुमुखी चहुमुखी योजना का अपने क्रियान्वयन किया और बहुत ही भली भांति हमने उसको अपनाया। हमने बोनी किस्में हैं वो लेकर आए हम और उनका और इवोल्यूशन किया, उनका और डेवलपमेंट किया, जिससे अपने को हाई यील्ड मिली, अधिक उपज मिली अपने को। और हमारा जो अन्न था 10 क्विंटल होता था वो 40 क्विंटल होने लग गया। क्यों? क्योंकि हमने भर भर के खेतों में रसायन है वो यूज किए। हम खेतों के अंदर रसायन इतने यूज किए कि जितने उनकी जरूरत ही नहीं थी। हमारे किसानों ने भर भर के जितने भी केमिकल उर्वरक थे, पेस्टिसाइड था, इंसेक्टिसाइड था, वीडिसाइड था, आज भी यूज किया जा रहा है और इसके दुष्प्रभाव आप सब है वो देख रहे हैं कि हमारी जो भोजन श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड है वो आ गया है। अब देखो 2024-25 के अंदर भारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बना है। वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री राइस एक्सपोर्ट करते हैं यानी चावल का निर्यात करते हैं, भारत उनमें पहला देश है। और कहां 1960 के अंदर अपने भूखमरी से जूझ रहे थे। पर इन सब के लिए अंदर अगर देखा जाए तो इन सब में भी अपने क्या है, इन सब के अंदर अपने पास प्रोडक्शन तो बहुत हो गया है, उसके साथ साथ हमारी जनसंख्या भी बढ़ गई है। अब उस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास पीडीएस सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम अपन ने चला रखे हैं। हम
किस चीज को नहीं रोक पा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर आज भी अपने क्या है, कुपोषण है वो घर कर रहा है। बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे इससे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं। बच्चों की हाइट बढ़ रही है पर वो पतले हैं। कारण क्या है? तो सर जब माँ भूखी है तो वो बच्चे को किस प्रकार से पोषित करेगी? अपने मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है, पौधे में भी कुछ लक्षण अपने को दिखाई नहीं दे रहे, पर वास्तव में जो उसका दाना है उस दाने के अंदर वो पोषक तत्व नहीं है। हम आज भी बाजरी की रोटी खाते हैं और पुराने टाइम की बाजरी की रोटी थी, दोनों के अंदर अंतर मिलेगा आपको। क्यों अंतर मिलेगा? क्योंकि हमारी जमीन के अंदर जिंक नहीं है, हमारी जमीन के अंदर पोटास नहीं है, तो हमारा जो दाना बनेगा वो दाना कहां से उसके अंदर जिंक आएगी, कहां से पोटास आएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए जब अपने बाजरा तो हम फॉलो कर रहे हैं कि बाजरा हम खा रहे हैं, बट बाजरे के अंदर वो पोषण ही नहीं है जो पोषण बच्चों को पोषित कर सके। तो बच्चे क्या हो रहे हैं? कुपोषण से शिकार हो रहे हैं। हमने प्रोग्राम चलाया है, प्रधानमंत्री जो गरीब अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, वो चलाया हमने, फूड सिक्योरिटी। उससे 800+ मिलियन लोगों को फूड सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पर फिर भी हमें देखना पड़ेगा हमारे मृदा स्वास्थ्य की तरफ, हमारे मृदा की स्वास्थ्य को हमें सुधारना पड़ेगा। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 के अंदर मृदा स्वास्थ्य वर्ष मनाया गया था और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी 2015-16 के अंदर शुरू की गई थी। सूरतगढ़ श्री गंगानगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। अब देखो, अपने बात करें तो कुपोषण से इंडिया के अंदर क्या स्थिति है? कुपोषण से इंडिया के अंदर जो अपने नेशनल जो चाइल्ड हेल्थ का ये अपने देखा जाए तो सर्वे था, इस सर्वे के अंदर 2019 से 21 के अंदर सर्वे किया गया था और इसमें 35.5% जो बच्चे थे ना, वो बच्चे क्या है, उनकी ग्रोथ रुकी हुई थी, उनकी ग्रोथ क्या है, रुकी हुई थी। और 32.1% जो बच्चे थे वो अपने समय के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से वेट गेन नहीं कर पा रहे थे, यानी अंडरवेट थे। वो उनका वजन जो था वो कम था। क्यों कम था? क्योंकि अपने जब बच्चा छोटा होता है हम जान नहीं पाते हैं कि उसमें किस चीज की ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। आपने देखा होगा या आसपास आपने मतलब महसूस किया होगा कि जिनके भी बच्चे जो होते हैं वो बच्चों को वेट है वो कभी कभार ही करवाया जाता है, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो 32.1% बच्चे वो अंडरवेट है, 19.3% जो बच्चे हैं वो वेस्टेड है, यानी वास्टेड है वो बच्चे। 19.3% जो बच्चे हैं वो वास्टेड का मतलब कि वो लंबे बढ़ गए हैं पर उनका पतले हैं, वो पतले हाइट के अकॉर्डिंग उनका हेल्थ नहीं है। तो ये चीज रहती है। जब फूड सिक्योरिटी अपने पास नहीं होगी तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी नहीं होगी। हमारे पास भोजन के अंदर गुणवत्ता नहीं होगी तो हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी बिल्कुल नहीं होगी। आजकल की जो सब्जियां हैं, आजकल के जो दाने हैं, उनके अंदर पेस्टिसाइड के आपको 100% अवशेष मिलते हैं। तो इनके निदान क्या है? हम यहाँ पर निदान की भी बात करेंगे, अकेला समस्या की बात नहीं करें, हम निदान की भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा पूरे अपने शो के अंदर। और अब आपको निरंतर रूप से एक क्लास है वो डेली सुबह के समय ये आपको मिलेगी। इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत सारी जो चर्चाएं रहती है वो आप इनसे कर सकते हैं, आप अपना नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने बात करें तो सर सोइल हेल्थ है वो एक मिसिंग लिंक बन चुका है। और न्यूट्रिशनल अगर रिच सोइल होगी, हम कहते हैं कि सोइल के अंदर अगर न्यूट्रिशन होगी तो सर क्रॉप्स हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिशन पाया जाएगा। भाई मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वही तो किस में आएगा, वही तो पौधों के अंदर आएगा। अगर सोइल के अंदर न्यूट्रिशन कम है तो क्या होगा सर? सोइल के अंदर न्यूट्रिशन कम है, अब अपने को कई बार पौधा लक्षण है वो दिखाता नहीं है, जिसको अपने क्या कहते हैं, हिडन हंगर बोला जाता है, छुपी हुई भूख बोलते हैं। ये अपने कैसा भी पौधा पीला पड़ जाए हम तो क्या करते हैं, हम तो
चक के यूरिया छिड़काव कर देते हैं, पौधा है वो हरा हो जाएगा। पर पीला होना जरूरी नहीं है कि वो नाइट्रोजन की कमी हो, बहुत सारे तत्वों की कमी हो सकती है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी की अंदर अपने सोइल है, मृदा के अंदर अगर जिंक की कमी है तो बच्चों की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। सर मृदा के अंदर जिंक की कमी है और बच्चों की ग्रोथ कैसे रुक जाएगी? तो सर जब बच्चे इस प्रकार की सब्जी, इस प्रकार के दाने, इस प्रकार के किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग करेंगे तो उनमें भी जिंक नहीं होगा, और जिंक नहीं होगा तो फिर बच्चों की ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं होगी, दब जाएगी, है ना। तो देखो अब यही बात माँ पर भी लागू होती है। धरती हमारी माँ है, वैसे भी अगर माँ कोई भी फूड खा रही है उसमें जिंक नहीं है तो माँ के दूध में भी जिंक है वो क्या होगा? कम होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, उनसे अपने जूझना पड़ रहा है। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपनी मृदा की बात है। आगे अपने बात करें तो देखो भारत के अंदर जितनी भी मृदाएं हैं उन मृदाओं के अंदर नाइट्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ 5% मृदाओं में ही नाइट्रोजन है वो सफिशिएंट मात्रा के अंदर है। 95% मृदाएं भारत की कैसी है? 90% से ऊपर मृदाएं या 95% मृदाएं ऐसी है जिनमें नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? कमी। और भारत के अंदर जो फास्फोरस है वो सिर्फ 40% मृदाओं में सफिशिएंट है, बाकी सब में क्या है? 60% मृदाओं में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। पोटास जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय मृदा में 32% के अंदर सफिशिएंट पाया जाता है, बाकी के अंदर क्या है? कमी है। सोयल ऑर्गेनिक कार्बन, मृदा के अंदर कार्बनिक कार्बन जो होता है वो 20% मृदाओं के अंदर ही बढ़िया है, बाकी के अंदर क्या है? कम है। सिर्फ 20% में यानी 80% मृदाओं में सोयल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कम है। भाई ये भी कम होगा तो मृदा को अपने कहते हैं कि सोयल इज ए लिविंग सिस्टम, इट इज ए जीवित प्रणाली। ये जीवित प्रणाली है भाई, इसमें जीव है, सूक्ष्म जीव है। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कार्बन को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं। जितना ज्यादा कार्बन होगा इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी तो हमारे बहुत सारे काम ये कर देंगे। सल्फर का ऑक्सीकरण कर देंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देंगे, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को भी यही संपन्न करते हैं, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को भी यही संपन्न करते हैं, अमीनीकरण की प्रक्रिया को यही संपन्न करते हैं, अमोनीकरण की प्रक्रिया को यही संपन्न करते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ जो है वो अपने क्या करते हैं सर? बहुत सारे पदार्थ जो है वो इंडियन सोइल के अंदर कम है। सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है वो होना बहुत जरूरी है। डेफिशिएंसी और किसकी होती है सर? सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक की डेफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा है, बोरोन की है। बीच में से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोरोन की जो अपने कमी है वो सबसे ज्यादा दिखाई गई थी। अब पहले जो था वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक 47% भारतीय मृदाओं में कमी बताई जाती थी। अब जिंक तो थोड़ा कह रहे हैं कि बढ़ा है और बोरोन क्या है वो कम हो गया है। अभी वर्तमान के अंदर देखा जाए तो बोरोन है वो लगभग 45% से 47% मृदाओं में कमी होती है, और जिंक जो है वो 33% भारतीय मृदाओं में क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी क्या है? भारतीय मृदाओं में कमी है। और अपने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर की भी कमी पाई जाती है। इसके बाद में अपने देखा जाए सोयल ऑर्गेनिक कार्बन, हमने पहले जिक्र किया कि भी सोयल ऑर्गेनिक कार्बन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सर खेत में खाद डालना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी से निकल कर आता है सोयल ऑर्गेनिक कार्बन। सोयल ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो सोयल फर्टिलिटी की बैकबोन होती है, यानी मृदा के अंदर पोषक तत्व देने की क्षमता की रीढ़ की हड्डी होती है। कौन होता है? सोयल ऑर्गेनिक कार्बन। इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? तो 0.5 से 0.75% के बीच में हो तो मध्यम होता है, 0.5% से कम हो तो कम होता है, और 0.75 से ज्यादा है तो वो ज्यादा होता है। भारतीय मृदाओं में कितना है? भारतीय मृदाओं में तो 0.5% से ही कम है, और पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में तो 0.1% ही पाया जाता है सोयल ऑर्गेनिक कार्बन। देखो कितना बुरा हाल है। अब सूक्ष्म जीवों का भोजन ही नहीं है। अब रतनलाल जी जो साइंटिस्ट है, सोइल साइंटिस्ट, ये कहते हैं कि 1.5% से 2% होना चाहिए अगर अच्छी उत्पादन आपको लेना है। आगे देखो इसमें अगर अपने देखा जाए तो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन या सोइल ऑर्गेनिक मैटर कम है तो हमारे
सस्टेनेबिलिटी गैप है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि कार्बनिक खेती करनी चाहिए। कार्बनिक खेती के अंदर अपने बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैविक खेती अलग होती है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अलग होती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को डिस्क्राइब करते हैं सुभाष पालेकर जी, तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अब देखो, हम मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का हमने यूज किया। कहते हैं ना कि अगर खराब करेंगे तो फिर भुगतेंगे भी अपने, तो अभी अपने को भुगतना पड़ रहा है और आने वाली पीढ़ियों को और तगड़ा भुगतना पड़ेगा अगर अभी अपने नहीं जागे तो। क्योंकि सबसे पहले, चाहे कैसा भी प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का हो, सबसे पहले हमें मृदा को सुधारना पड़ेगा, और मृदा सुधरेगी तो सारी बातें सुधर जाएगी। पंजाब के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 61% तक बढ़ा है उपयोग। पंजाब राज्य के अंदर नाइट्रोजन का प्रयोग 61% तक बढ़ा है, और पोटास का प्रयोग है वो 89% तक माइनस हुआ है। अब देखो, तेलंगाना के अंदर नाइट्रोजन जो है वो +54% हुआ है उसका उपयोग करना, और पोटास जो है वो -82% हुआ है उपयोग करना। बहुत कम यूज किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर नाइट्रोजन पर तो निरी सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी का उपयोग करके अपने नाइट्रोजन है वो सस्ती मिलती है, तो ज्यादा डाल दो, कुछ भी हो जाए, फसल बढ़नी चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी माँ को खराब कर रहे हैं, हम धरती माँ का संतुलन है वो बिगाड़ रहे हैं। जब संतुलन बिगड़ेगा तो हमें बहुत सारे कंसेक्वेंस का सामना करना पड़ेगा। अब देखो, इससे क्या होता है सर? ऐसा इम्बैलेंस अपने यूज करते हैं। हमें जो फिक्स किया गया है साइंटिस्ट का रेशो वो रहता है 4:2:1। ये रेशो कम हुआ है एनपीके का, बट उतना नहीं, 4:2:1 के बराबर नहीं आया है। ये अभी भी ऊपर पड़ा है, 1.8 ये 1 तक पड़ा है। 4:2:1 होना चाहिए, पर अभी ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो इससे क्या होता है, उपज है वो, अगर अपने इम्बैलेंस तरीके से फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो अपनी उपज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। न्यूट्रिएंट है उनमें अपने को, क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिएंट जितने होने चाहिए उतने नहीं होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि बाजरा में वसा 5% होती है, तो वो उतनी नहीं मिलती है। इससे सोइल का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो गया। मतलब सोइल को बहुत टाइम लगेगा सही होने के अंदर। आप कहते हैं ना कि सर सोइल जो मृदा निर्माण है उसमें 1 इंच मृदा निर्माण में 800 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। तो प्लीज मृदा को बिगाड़ो मत। मैं देखो अपने दोष नहीं दे रहा, सुझाव दे रहा हूं। एक कृषि विद्यार्थी, एक कृषि टीचर होने के नाते आपको सिर्फ और सिर्फ जागृत कर सकते हैं हम, और कुछ हमारे जो बस में होता है उतना हम करते हैं। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्प्लीकेशंस इससे क्या आते हैं? तो यूरिया यूज की एफिशिएंसी कितनी है भैया? आप 100 किलो यूरिया डालोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 35 से 40% यूरिया ही अपने काम आती है। बाकी सारा मटेरियल या तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिसे कहते हैं वोल्टेलाइजेशन। यानी अपने कहते हैं कि जब नाइट्रोजन का नुकसान अमोनिया गैस के रूप में हो, तो पानी नहीं मिले, अपने यूरिया छिड़क दी, पानी नहीं मिले, तो वो किसके रूप में चला जाएगा सर? वो चला जाएगा अपने अमोनिया गैस के रूप में, तो उसे वोल्टेलाइजेशन कहते हैं। यूरिया के अंदर जो अपने यूरिएज एंजाइम से ये सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट में बदलता है। अब अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम बनता है और फिर नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट पानी के साथ घुलकर नीचा भी चला जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसे वापस N2 गैस में भी बदल दिया जाता है। तो लीचिंग, निक्षालन से इसका नुकसान हो जाता है और विनाइट्रीकरण से इसका नुकसान हो जाता है। तो नाइट्रस के ऑक्साइड के रूप में इसका मुख्यतः क्या होता है, नुकसान होता है। वाटर के अंदर अगर नाइट्रेट ज्यादा है, पानी के अंदर नाइट्रेट ज्यादा है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चे नीले पीले पैदा होते हैं, प्रेगनेंसी है रिस्क आ जाता है। ये तो आम बात हो गई आज के टाइम में। इसके कारण जानने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा कि आज कहते हैं कि आजकल का खान पान ऐसा हो गया। भाई ये खान पान बिगाड़ा किसने है? कौन जिम्मेदार है खान पान बिगाड़ने के लिए? खुद ही तो जिम्मेदार है ना, कि भाई जितनी लाइफ मिली है उतना हम तो ढंग से जिएंगे, जो मर्जी है वो खाएंगे।
ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मर्जी है वो खाओगे तो प्रकृति ने आपको जिसके लिए बनाया है, आप अपना बायोसाइकिल खराब कर रहे हैं, और बायोसाइकिल खराब हो गया मतलब आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे, 100% आएंगे। तो इसको कैसे किया जाए, तो मन को वश में रखा करें, अच्छा खान पान करें जो सेहत के लिए बढ़िया हो, और बढ़िया ऑर्गेनिक है वो आप उगाएं। फर्टिलाइजर स्मगलिंग है वो इश्यू भी इससे क्या होता है, क्रिएट होता है, क्योंकि होड़ लगी रहती है, यूरिया मिली नहीं, और उसमें यूरिया पर गाने भी आ रखे हैं, यूरिया की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। भाई साहब आप गोबर की खाद डालो, 2 साल उत्पादन, 3 साल उत्पादन कम होगा, बाद में उत्पादन आपका यूरिया से भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा है वो बच जाएगा, आपको कोई उस पर ज्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जमीन है वो प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधी हो जाएगी। इसके अंदर अगर अपने देखा जाए तो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी भी लगातार गिर रही है। देखो क्या हो रहा है कि सर जब अपन ने फर्टिलाइजर यूज करना शुरू किया था तो सर 1 किलो फर्टिलाइजर है वो 10 किलो दाना उपज देता था। अब 2015 के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 1 किलो फर्टिलाइजर 10 किलो से कितने पर आ गया है, 2.7 किलो दाने पर आ गया है। अब इसकी मूल्य है वो बढ़ रहे हैं, रिटर्न है वो घट रहा है, तो अपना लागत जो अपनी लागत कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन जो अपना लागत है वो बढ़ रही है, और अपने को लाभ है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये चीज रहती है। अगर अपने इससे बचना है तो अपने को बहुत सारे शिफ्टिंग करना पड़ेगा। अगर अपने फर्टिलाइजर का यूज कम करना है, उसकी खपत कम करनी है, तो प्रिसिशन फार्मिंग है वो करनी पड़ेगी। ये साइट स्पेसिफिक फार्मिंग होती है, इसके अंदर अपने फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, जहां कमी होती है वहीं पर फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। सोइल के रिलेटेड अपने स्पेसिफिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। अपने पास फार्मर को एजुकेट करो, फार्मर को इंसेंटिव्स दो, अपने जैसे गवर्नमेंट है वो प्रयास भी कर रही है क्लस्टर बना के नैनो एंड लिक्विड फर्टिलाइजर्स का यूज करें। बट नैनो फर्टिलाइजर की भी एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि नैनो फर्टिलाइजर क्या कर रहा है, अपने नुकसान भी कर रहा है, यील्ड के अंदर ये कमी भी कर रहा है। तो ज्यादातर अपने स्प्रे के फॉर्म में भी फर्टिलाइजर का यूज है वो करना चाहिए। इसके अलावा अपने को पीपीपी मॉडल पर, ट्रिपल पी मॉडल पर काम करना चाहिए, जिसमें सरकार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके अंदर सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव लाए और पब्लिक के उसके अंदर अपनाने में सहयोग करे। तो पीपीपी मॉडल पर अपने इसको शुरू कर सकते हैं और मृदा को खराब होने से बचा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। हम खुद से जब अपने शुरू करेंगे तो ही ये काम बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो ICAR जो है और OCP ने न्यूट्री क्रॉप के नाम से एक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है वो शुरू किया है, ट्रिपल पी वाला। इसमें रिसर्च है वो ICAR ने किया है और पब्लिक सेक्टर के अंदर OCP ने इनका सहयोग किया है, रिसर्च भी किया है और इनोवेशन भी किया है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। डाटा ड्राइवन सॉइल सॉल्यूशन है वो ये प्रोवाइड करवाते हैं और अपनी स्केलेबल सस्टेनेबिलिटी है वो लेकर आ सकते हैं। ऑन द स्पॉट ऐसे यंत्र बनाने चाहिए जो ऑन द स्पॉट अपने फार्मर को बता दे कि मृदा का टेस्ट करवा लो और हाथों हाथ उसको रिजल्ट दे दे। तो इस प्रकार से अपने सोइल जो है उसको बचा भी सकते हैं। सोइल को अपन ने खराब बहुत ज्यादा कर दिया है, इस बात पर आप सबको ध्यान देना चाहिए। आप सबको नहीं, हम सबको ध्यान देना चाहिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।